शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पार्ट ए है डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल फॉर ईच। ये कुछ टर्म्स हमें बताई हुई हैं, इनको हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट को। It is the quantitative measurement of degree of ionization of an acid. It is denoted by Ka. Higher the Ka, stronger the acid. आयनाइजेशन कांस्टेंट जिसको Ka से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बेसिकली डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन है, यानी कोई एसिड जो है वो किस हद तक आयनाइज होता है। Ka बराबर होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द एनियोनिक पार्ट ऑफ द एसिड। जब भी कोई एसिड आयोनाइज होता है तो वो प्रोटॉन बनाता है और साथ में उसका एनियोनिक पार्ट होता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा H प्लस का कंसेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, यानी हम कह सकते हैं कि उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। pH और POH भी इसी में आ जाता है। pH द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। ये जो P है स्मॉल p, बेसिकली इसका मतलब होता है माइनस लॉग। pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। फिर है POH। POH क्या होता है? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइल आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड POH। यहाँ पर भी P का मतलब माइनस लॉग होगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। नेक्स्ट हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड साल्ट in its saturated solution at a given temperature is called solubility product। भी किसी साल्ट को हम पानी के अंदर हल करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाती है और दो रिस्पेक्टिव आयंस बना देती है। ये सिल्वर क्लोराइड का साल्ट है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। ये पानी के अंदर जब हल करेंगे तो दो आयंस बनाएगा। अब ये दो आयंस जो है पानी के अंदर एक्वस स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम Kc लिखें तो Kc बराबर होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होता है, और रिएक्टेंट यहाँ पर है सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड की कंसेंट्रेशन को हम कांस्टेंट ले आते हैं और कांस्टेंट को इस साइड पर रखते हैं इक्वेशन की। Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बराबर हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। अब ये दोनों चीजें मिलकर KsP कहलाएंगी। KsP बराबर हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव आयंस ऑफ द साल्ट। जितना ज्यादा साल्ट डिसॉल्व होगा उतने ज्यादा मिकदार में ये दो आयंस बनेंगे, और जितने ज्यादा ये आयंस होंगे उतना बड़ा KsP होगा। KsP बेसिकली है कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके बारे में यही लिखा गया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KsP। द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड साल्ट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर अगला हमें कॉमन आयन इफेक्ट को डिफाइन करना है। तो द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसको भी हम पीछे तफसील से पढ़ चुके हैं। कॉमन आयन इफेक्ट की यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होकर सोडियम बनाएगा और साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। इसके अंदर अगर हमने कॉमन आयन डाल दिया, अब हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर एक कॉमन आयन है क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो आयोनाइज होकर प्रोटॉन बनाएगा और साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। अब ये दो आयंस जो है इन दोनों में कॉमन है। इस आयन की जब कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वाला रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। जब भी कोई कॉमन आयन ऐड होगा तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होना कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है एसिड बेस इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू मेक द टाइट्रेशन इन पॉइंट। एसिड बेस इंडिकेटर शो वन कलर इन एसिडिक एंड अनदर कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमें एंड पॉइंट की शनाख्त करके देता है। जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं इनका एसिडिक सॉल्यूशन में एक कलर होता है तो बेसिक सॉल्यूशन में दूसरा कलर होगा। जैसे ही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है तो सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाता है। अगर तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वह बेसिक हो जाता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा इनिशियली तो वो फिर एसिडिक हो जाता है। फिर इसी तरह सॉल्यूशन का नेचर चेंज होने की वजह से जो इंडिकेटर है उसका भी कलर चेंज हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है बी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेसिस। कंजुगेट एसिड्स और बेसिस को डिफरेंशिएट करने से पहले हमें इनकी एक एक एग्जांपल देखनी होगी। कंजुगेट एसिड कैसे बनता है? जब भी कोई बेस जो है वो प्रोटॉन को गेन करता है तो उसके नतीजे में कंजुगेट एसिड बनता है। लेट्स सपोज ये अमोनिया एक बेस है, ये प्रोटॉन को गेन करेगा तो इसके नतीजे में बनेगा अमोनियम आयन NH4+। अब ये यहाँ पर बेस था और इसके प्रोटॉन गेन करने के नतीजे में जो स्पीशी बनी है वो कंजुगेट एसिड कहलाएगी।
क्योंकि इसके पास अब प्रोटॉन की ज्यादती है और अब ये प्रोटॉन देना चाहेगा, इस वजह से ये एसिड कहलाएगा। एसिड की खासियत होती है कि वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो बेस से हमेशा कंजुगेट एसिड बनता है। दूसरी तरफ हम कंजुगेट बेस की एग्जांपल ले लेते हैं। तो एसिड जब प्रोटॉन को लॉस करता है तो उसके नतीजे में कंजुगेट बेस बनता है। यहां पर ये एसिटिक एसिड एक एसिड है, इसने प्रोटॉन को लॉस किया तो इसके नतीजे में ये वाली जो स्पीशी बनी ये कंजुगेट बेस कहलाएगी। इट विल बी कंजुगेट बेस। तो अभी हम इन दोनों स्पीशीज को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जैसा कि अभी यहाँ पर दिखाया है कि बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो कंजुगेट एसिड बना है। और इट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड डोनेट द प्रोटॉन, जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इसके नतीजे में कंजुगेट बेस बनेगा। दूसरा पॉइंट है इट हैज वन मोर प्रोटॉन देन इट्स कंजुगेट बेस, कि जो कंजुगेट एसिड है इसका बेस से एक प्रोटॉन ज्यादा होता है। इट एक्ट एज एन एसिड, और ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास अभी प्रोटॉन ज्यादा हो गए। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, और ये बना किससे है? बेस से है। अमोनियम आइन कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया है, ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके बारे में है इट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन, एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया तो उसके नतीजे में ये कंजुगेट बेस बना। दूसरा पॉइंट है इट हैज वन लेस प्रोटॉन देन इट्स कंजुगेट एसिड, ये जो कंजुगेट बेस है इसका एक प्रोटॉन कम है कंजुगेट एसिड से। इस कंजुगेट एसिड ने एक प्रोटॉन को लॉस किया तभी ये कंजुगेट बेस बना। इट एक्ट एज अ बेस, ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा क्योंकि अब इसके अंदर प्रोटॉन लेने की सलाहियत है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड, यहाँ से जाहिर है कि एसिड ने प्रोटॉन लॉस किया है तो उसके नतीजे में कंजुगेट बेस बना है। और इसकी एग्जाम्पल है एसिटेट आइन विच इज द कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफरेंशिएट करना है, तो इनको डिफरेंशिएट करने से पहले हम इनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इसकी एक मिसाल ले लेते हैं HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इसको अगर पानी में डालेंगे तो ये 100% आयोनाइजेशन को शो करेगा। ये आयोनाइज होकर प्रोटॉन और साथ में क्लोराइड आइन बनाएगा, और ये जो पीछे वाला रिएक्शन है ये बहुत कम होगा, यानी इक्विलिब्रियम पे इसका मैक्सिमम अमाउंट आयोनाइज होकर 2 आइन्स बना देगा। वीक एसिड की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, यानी इसके केस में ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत थोड़ा होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में ये एसिटेट आइन बनेगा और साथ में प्रोटॉन बनेगा, और इस रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत कम होता है, जबकि इसके बरअक्स ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये फास्ट होगा क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो बहुत कम है। पहला पॉइंट है इट शोज ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इसको पानी में हल किया है तो ये 2 आइंस बने हैं, और ये 2 आइंस पानी के अंदर एक्वस स्टेट में पाए जाएंगे। एक्वस स्टेट का मतलब है कि ये 2 आइन पानी के मॉलिक्यूल के साथ घिरे हुए हैं। इट शोज पार्शियल आयोनाइजेशन इन वाटर, इसका पानी में पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। ये ज्यादा ऐसे अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा रहता है और बहुत थोड़ी सी मिकदार में ये इस तरह डिसोसिएट होता है। इट हैज हायर Ka वैल्यू, चूंकि ये बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटॉन देता है इस वजह से इसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा। Ka वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन के, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा Ka होगा। इट हैज लोअर Ka वैल्यू, चूंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में ये प्रोटॉन बनेंगे, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका Ka वैल्यू जो है वो बहुत कम है। इट्स सॉल्यूशन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन, इसके सॉल्यूशन में H+ आइन का ज्यादा कंसंट्रेशन होगा और इसके सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन कम होगा। द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैव रिलेटिवली अ लोअर pH, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH जो है वो कम होगा। द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड हैज रिलेटिवली हायर pH, और वीक एसिड का pH ज्यादा होगा। pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन। जितना ज्यादा H+ आइन होगा उतना कम pH की वैल्यू होगी, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन है, और जितना कम H+ का कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा pH होगी। पांचवा पॉइंट है इट्स सॉल्यूशन शोज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, चूंकि इसका 100% एसोसिएशन होता है, आइंस की मिकदार ज्यादा होगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इट्स सॉल्यूशन शोज लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, इसके अंदर आइंस बहुत कम मिकदार में बनेंगे जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी। सिक्स्थ पॉइंट है इट कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, इसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं। और इट कैन नॉट बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट वीक बेसिस, ये बजाते खुद वीक है और इसको हम वीक बेस के साथ टाइट्रेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वीक बेस हाइड्रोक्साइल आइन नहीं देगा और ये H+ नहीं देगा, इस वजह से इसका वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगा।
इट इज मोर कोरोसिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा मिकदार में H+ आयन देगा और इसकी तेजाबियत ज्यादा होगी, इस वजह से ये कोरोसिव होगा। इट इज लेस कोरोसिव। 8वां पॉइंट है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज रिलेटिवली हायर। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन के नतीजे में कोई हीट इवॉल्व होती है जिसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से ये ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, तो इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी ज्यादा होगा। और ये एसिटिक एसिड चूंकि एक वीक एसिड है, ये H+ आयन थोड़ा देगा। H+ आयन जब थोड़ा होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कम होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल में आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और जो वीक एसिड्स हैं उसकी एग्जांपल में आ जाता है एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड फॉर्मिक एसिड। पार्ट सी में हमने हाइड्रोलाइसिस और डिसोल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब पानी किसी चीज का ब्रेक डाउन करवाता है तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। और डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हल होना, पानी के अंदर किसी चीज का हल होना या सॉल्वेंट के अंदर किसी चीज का हल होना। डिसोल्यूशन को हम हाइड्रेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रेशन का भी यही मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल का किसी चीज को घेरना और उसको अपने अंदर हल करना। जैसे यहाँ पर डायग्रामेटिकली अगर आप लोगों को बताऊं तो हाइड्रेशन में क्या होता है कि ये लेट्स सपोज एक आयोनिक स्पीशी है जिसका एक साइड पॉजिटिव है और दूसरा साइड नेगेटिव है। पानी क्या करेगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ देगा, पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट इसका अलग हो जाएगा और इन दोनों पार्ट्स को पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। पानी का ऑक्सीजन है, ये इस पॉजिटिव पार्ट को सराउंड कर लेगा और जो नेगेटिव पार्ट है उसको पानी के हाइड्रोजन सराउंड कर लेंगे, क्योंकि पानी के हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पानी ने क्या किया, इस आयोनिक स्पीशी का ब्रेक डाउन करवा दिया। इस अमल को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। दूसरी तरफ हम अगर डिसोल्यूशन को देखें तो डिसोल्यूशन में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उनको पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। ये लेट्स सपोज पॉजिटिव आयन है तो इसको पानी का मॉलिक्यूल इस तरह से घेरेगा कि पानी का जो ऑक्सीजन है वो इसको सराउंड कर लेगा। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान में इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। दूसरी तरफ ये जो नेगेटिव पार्ट है आयनिक सब्सटेंस का उसको पानी के हाइड्रोजन घेर लेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके पार्शियल पॉजिटिव और इसके नेगेटिव चार्ज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इस अमल को कहते हैं डिसोल्यूशन या फिर हाइड्रेशन। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर रिएक्ट्स विद द सोल्यूट। इसमें क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इट इज द प्रोसेस इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। और डिसोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इट इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि सोल्यूट का ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल करेंगे तो सोडियम क्लोराइड से दो आयंस बन जाएंगे, एक सोडियम और एक क्लोराइड। और दूसरी तरफ वाटर का मॉलिक्यूल भी टूट सकता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और HCl बन सकता है। तो यानी ये एक केमिकल चेंज है, यानी इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं और कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। इट मे बी अ फिजिकल चेंज इफ नो बॉन्ड्स ब्रेकिंग अकर। अगर तो सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल सोल्यूट को सराउंड कर रहे हैं तो ये एक फिजिकल चेंज होगा, और अगर पहले सोल्यूट को तोड़कर उसको सराउंड करेंगे तो ये एक केमिकल चेंज कहलाएगा। इन दिस केमिकल बॉन्ड्स ब्रेकिंग नेसेसरीली अकर। हाइड्रोलाइसिस में केमिकल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है एंड केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट नेसेसरी। डिसोल्यूशन में जरूरी नहीं है कि बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन हो। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। क्योंकि इसमें बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होता है तो इस वजह से न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है और नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इट मे नॉट बी रिवर्स्ड एंड सोल्यूट इज कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जो केमिकल चेंज होता है उसको रिवर्स करना आसान नहीं होता। सोल्यूट एक दफा चेंज हो गया तो फिर उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाना मुश्किल होता है। इट मे बी रिवर्स्ड एंड सोल्यूट कैन बी रिकवर्ड। और इसको रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स करके हम सोल्यूट को वापस रिकवर कर सकते हैं, यानी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इस रिएक्शन को रिवर्स करना मुमकिन नहीं। जबकि इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। पानी के अंदर अगर हमने नमक हल कर दिया, ये पानी है गिलास के अंदर, इसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड,
तो वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर हम वापस नमक को रिकवर करना चाहें तो इसको हीट अप करेंगे, पानी सारा बुखारात की शक्ल में उड़ जाएगा और वापस इसके अंदर इधर नीचे नमक रह जाएगा। ये एक फिजिकल चेंज है और इससे हम सोल्यूट को रिकवर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर सोल्यूट को वापस रिकवर नहीं कर सकते। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, हाउ दे आर रिलेटेड इन टर्म ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफर। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को हमने डिफाइन करना है और फिर हमें बताना है कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है इन टर्म ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को डिफाइन कर लेते हैं। A species formed after the Bronsted base accept a proton from the acid is called conjugate acid. Conjugate acid base से बनता है। जब भी कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी जो है वो कंजुगेट एसिड कहलाती है। कंजुगेट बेस क्या है? A species formed when an acid donate a proton to a base is called conjugate base. जब भी कोई एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देता है, यह है एसिड, और इसके अंदर से प्रोटॉन निकल जाएगा और वो बेस को डोनेट कर देगा, तो इसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी जो है वो कंजुगेट बेस कहलाएगी। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये एसिड है और ये बेस है। एसिड की खासियत होती है कि ये प्रोटॉन को लॉस करता है और बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन यहां से यहां पर ट्रांसफर होगा। जब ये प्रोटॉन को लॉस कर देगा तो इसके नतीजे में ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, और जब ये प्रोटॉन को गेन करेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब एसिड से जो स्पीशी बनी है वो कंजुगेट बेस कहलाएगी, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन की कमी है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है। यहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है, तो बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इस वजह से ये अब यहाँ पर कंजुगेट बेस कहलाएगा। और जब ये वाटर यानी बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी कंजुगेट एसिड कहलाएगी। दिस विल बी द कंजुगेट एसिड। एसिड का मतलब होता है कि प्रोटॉन को लॉस करना। अब ये यहाँ पर प्रोटॉन को लॉस करने की सिचुएशन में है, इस वजह से इधर ये एसिड कहलाएगा। द हाइड्रोनियम आयन इज द कंजुगेट एसिड ऑफ द वाटर। दिस हाइड्रोनियम आयन इज द कंजुगेट एसिड ऑफ द वाटर। द क्लोराइड आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl। ये वाला जो क्लोराइड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंजुगेट बेस है। HCl क्लोराइड एंड वाटर हाइड्रोनियम आर द कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब HCl और क्लोराइड जो है ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है एक दूसरे के, और ये दोनों जो है ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये एसिड है तो ये उसका बेस है, कंजुगेट बेस है, और ये यहाँ पर बेस है तो ये हाइड्रोनियम आयन उसका कंजुगेट एसिड है। इट विल बी द कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये एसिड और कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड जो है ये एक दूसरे से जस्ट प्रोटॉन में डिफर करते हैं। एक के पास प्रोटॉन होगा तो दूसरी स्पीशी के पास प्रोटॉन नहीं होगा। सवाल नंबर डी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। एसिड और उसके कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ के दरम्यान में किस तरह का रिलेशन होगा? According to the Lowry-Bronsted theory, the ionization constant of an acid Ka and its conjugate base Kb are related as। ये एक रिलेशन होता है जिसमें Kw यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बराबर होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के। अगर हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मालूम करना हो तो इसको एक साइड पर छोड़ देंगे, ये K भी दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम Kw को कांस्टेंट मान लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Ka will be inversely proportional to the Kb। यानी इस रिलेशन से पता चलता है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड is inversely proportional to the ionization constant of base। It shows that the stronger acid has a relatively weaker conjugate base and vice versa। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। Similarly, a weaker base has a relatively a stronger conjugate acid and vice versa। दूसरी तरफ अगर बेस वीक होगा तो उसका जो कंजुगेट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl। HCl is the stronger acid while its conjugate base chloride is a weaker base। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस है वो वीक होगा। तो यही बात हमसे सवाल में पूछी गई है कि एसिड के स्ट्रेंथ और उसके नतीजे में बनने वाला जो कंजुगेट बेस है उसके स्ट्रेंथ के दरमियान में किस किस्म का रिलेशन होगा। तो इनकी स्ट्रेंथ के दरमियान में एक इनवर्स रिलेशन है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। सवाल नंबर ई है, फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स दैट आर आर्हीनियस बेसिस, ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस एंड द लीविस बेसिस। स्टेट व्हिच टाइप ऑफ बेस ईच रिएक्टेंट इज। एक्सप्लेन योर आंसर। ये 3 हमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और इन तीनों एग्जाम्पल्स में एसिड बेस का रिएक्शन है।
हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आर्हीनियस का बेस है, कौन सा ब्रोंस्टेड लोरी का बेस है और कौन सा लीविस का बेस है। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिस की डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस जो है वो डोनेट करता है हाइड्रोक्साइल आयन, बेस डोनेट हाइड्रोक्साइल आयन। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन। और जो लीविस कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक बेस क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस पहली एग्जांपल में अगर हम देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइल है, सोडियम हाइड्रोक्साइल पानी के अंदर हल होकर सोडियम का आयन बनाएगा और साथ में हाइड्रोक्साइल आयन बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइल आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस होगा क्योंकि इसने हाइड्रोक्साइल आयन दिया है। इन दिस द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द आर्हीनियस बेस बिकॉज इट गिव हाइड्रोक्साइल आयन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जब पानी में हल होता है तो फ्लोराइड आयन बनाता है और साथ में ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है। हाइड्रोजन फ्लोराइड ने प्रोटॉन को लॉस किया है और इस वाटर ने प्रोटॉन को गेन कर दिया है। प्रोटॉन को जब गेन किया है तो इससे हाइड्रोनियम आयन बन गया है। इन दिस हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड सिंस इट डोनेट अ प्रोटॉन टू द वाटर एंड प्रोड्यूस कंजुगेट बेस। क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है इस वजह से ये यहाँ पर एसिड होगा और वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो ये इधर बेस कहलाएगा। और ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, ये ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट है। Water is a Bronsted Lowry base since it accepts the proton from hydrogen fluoride and produce the conjugate acid hydronium ion. फिर अगली एग्जांपल में प्रोटॉन और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाते हैं। इन दिस अमोनिया इज द ब्रोंस्टेड लोरी बेस सिंस इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड प्रोड्यूस द कंजुगेट एसिड। अब अमोनिया यहाँ पर बेस कहलाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट किया है और प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है तो ये इधर एसिड कहलाएगा। In this, ammonia is the Bronsted Lowry base since it accepts a proton and produce the conjugate acid ammonium ion. सवाल नंबर F है, an amphoteric substance can behave as either an acid or a base. Identify whether water behave as an acid or a base in each of the following reactions. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वक्त पड़ने पर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, यानी इसका मतलब है कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इसके सामने कौन सी स्पीशी है। अब इसके सामने अगर एसिड आएगा तो ये बेस बन जाएगा और अगर इसके सामने बेस आएगा तो ये खुद एसिड बन जाएगा। ये पहली एग्जांपल है जिसमें दो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके दरमियान में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। एक पानी का मॉलिक्यूल प्रोटॉन को डोनेट करता है और दूसरा मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उससे हाइड्रोक्साइल आयन बन जाएगा और जो पानी का मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उससे हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया है वो एसिड कहलाएगा और जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है वो बेस कहलाएगा। Thus, 1 mole of water donate the proton, so it is the Bronsted Lowry acid. Second molecule of the water accept the proton, so it will be the Bronsted Lowry base. अगली एग्जांपल में पानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके सामने पानी बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये पानी इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये एसिड होगा और ये पानी यहाँ पर बेस कहलाएगा और ये जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके नतीजे में ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। इट विल बी कंजुगेट बेस और ये कंजुगेट एसिड कहलाएगा। Thus, the water accepts the proton from hydrochloric acid, so water is the Bronsted Lowry base. पार्ट सी में अमोनिया और वाटर आपस में रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइल आयन बनाते हैं। अब यहाँ पर पानी के सामने ये बेस आया है स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस के सामने पानी एसिड की तरह बिहेव करेगा। इधर पानी जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि बेस की खासियत होती है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना देगा और वाटर जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इससे ये हाइड्रोक्साइल आयन बन जाएगा। Thus, water donate the proton H+ to ammonia, so the water is the Bronsted Lowry acid. चूंकि वाटर ने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो यहाँ पर ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कहलाएगा। पार्ट डी में वाटर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन बताया हुआ है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके सामने पानी जो है बेस की तरह बिहेव करेगा। पानी नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ये वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इससे ये नाइट्रेट आयन बन जाएगा और ये वाटर से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। Thus, water accept the proton from nitric acid, so water is the Bronsted Lowry base. पार्ट ई में एसिटिक एसिड का रिएक्शन बताया हुआ है वाटर के साथ। अब ये भी एक एसिड है तो इसके सामने पानी बेस की तरह बिहेव करेगा। ये एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एसिटेट आयन बन जाएगा और साथ में ये हाइड्रोनियम आयन।
Thus, the water accept the proton from acetic acid, so water is the Bronsted Lowry base. क्योंकि पानी ने यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर जी है, विच साल्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू डिसॉल्व मोर रेडिली इन एसिडिक सॉल्यूशन? बेरियम कार्बोनेट और द कॉपर सल्फाइड। एक्सप्लेन। बेरियम कार्बोनेट के लिए KSP बताया हुआ है 1.1 रेज़ टू द पावर -10 और KSP ऑफ कॉपर सल्फाइड 8 रेज़ टू द पावर -34 बताया हुआ है। Barium carbonate has higher KSP value in aqueous solution, so its solubility is higher in aqueous solution. It ionizes as. बेरियम कार्बोनेट का जो KSP है वो पानी के अंदर ज्यादा है, इस वजह से ये पानी के अंदर आयोनाइज होकर बेरियम आयन बनाएगा और साथ में कार्बोनेट आयन बनाएगा। सिंस द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, सो द कार्बोनेट आयन रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो बेरियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है ये एसिडिक है। एसिडिक है मतलब इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। ये वाला जो सॉल्यूशन है जिस बीकर के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर प्रोटॉन भी है। क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक है तो होगा क्या, ये प्रोटॉन जो है ये इस कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो ये कार्बोनिक एसिड बना देंगे H2CO3। 2 moles of proton react with 1 mole of carbonate to form कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड इस फॉर्म में होगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस होती है तो ये रिएक्शन से यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। So the carbonate ions are removed from the equilibrium. Hence the barium carbonate equilibrium further shift to the right. तो ये वाला जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की वजह से ये कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कम होती जाएगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाए तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, यानी और बेरियम कार्बोनेट डिसॉल्व होकर बेरियम और कार्बोनेट आयन्स बनाते जाएंगे। The KSP value of copper sulfate is very low, indicating it has very low solubility in aqueous solution. Further, it does not react with the acid. कॉपर सल्फेट की ऑलरेडी KSP वैल्यू कम है और दूसरा इसके अंदर इस तरह का रिएक्शन भी नहीं हो रहा, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। Thus, बेरियम कार्बोनेट डिसॉल्व मोर रेडिली इन aqueous solution compared to the copper sulfide. तो हम कह सकते हैं कि बेरियम कार्बोनेट का डिसोल्यूशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉपर सल्फाइड। सवाल नंबर H है, व्हाई डज द कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल साल्ट? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो लेस सॉल्युबल साल्ट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्यों कम हो जाती है? द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ एन अदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। किसी कॉमन आयन की मौजूदगी में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का कम होना कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये लेड क्रोमेट है। लेड क्रोमेट पानी के अंदर आयोनाइज होकर लेड आयन बनाता है और साथ में क्रोमेट आयन बनाता है। अगर हमने लेड क्रोमेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्रोमेट डाल दिया तो सोडियम क्रोमेट आयोनाइज होकर सोडियम आयन बनाएगा और साथ में ये क्रोमेट आयन बनाएगा। अब जो सोडियम क्रोमेट है इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है, यानी ये ज्यादा मिकदार में आयोनाइज होकर सोडियम और क्रोमेट आयन बनाएगा, और जो लेड क्रोमेट है इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम है, यानी इसके लिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है ये बहुत स्लो है। अब होगा क्या कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये क्रोमेट आयन कॉमन हो गए, क्रोमेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई है। तो जब भी किसी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसका इक्विलिब्रियम पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है इन ऑर्डर टू कीप द Kc वैल्यू कांस्टेंट। अब इस ऊपर वाली रिएक्शन के लिए अगर हम Kc लिखें तो Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है यहाँ पर लेड क्रोमेट, तो चूंकि क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है इस कॉमन आयन की वजह से, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए रिएक्शन मिक्सचर को इसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि ये दोनों आपस में जुड़कर ये लेड क्रोमेट बनाते जाएं। ऐसा करने से जो Kc है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। Sodium chromate is more soluble than lead chromate, so the sodium chromate ionize in water and give common ion. The increased concentration of the chromate ion shift the lead chromate equilibrium in backward direction, thus the solubility of lead chromate is decreased. अब चूंकि lead chromate की solubility कम है, इसका KSP वैल्यू कम है, इस वजह से यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इस कॉमन आयन की वजह से। ये वाला रिएक्शन कभी भी पीछे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि यह डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहना पसंद करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर I, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
solubility प्रोडक्ट का बुनियादी उसूल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, व्हेन अ साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ oppositively charged ions in equilibrium with its solid salt in its saturated solution at a given temperature is constant. This constant is called the solubility product constant. It is denoted by KSV. जब भी कोई साल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, लेट्स सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं लेड क्लोराइड की या लेड क्रोमेट की। लेड क्रोमेट पानी के अंदर आयोनाइज होकर लेड का आयन बनाएगा और साथ में क्रोमेट का आयन बनाएगा। इस रिएक्शन के लिए अगर हम KC लिखें तो KC बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कंसंट्रेशन ऑफ लेड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेड क्रोमेट के हो जाएगा। अब पर ये सॉलिड फॉर्म में जो लेड क्रोमेट है इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी मिकदार में लेड क्रोमेट डिसॉल्व हुआ है पानी के अंदर। तो कांस्टेंट चीजें इक्वेशन की एक साइड पे हम लिख देते हैं, तो KC इनटू कंसंट्रेशन ऑफ लेड क्रोमेट जो है वो बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ लेड के और कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन के। इन दोनों चीजों को अगर हम KSP कर दें तो KSP बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस के। अब होगा क्या, किसी भी पर्टिकुलर साल्ट के लिए एट द गिवन टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और इस चीज को KSP कहते हैं। एक खास टेम्परेचर पर लेड क्रोमेट के लिए लेड और क्रोमेट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, और इस कांस्टेंट को KSP का नाम दिया जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द साल्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द साल्ट, साल्ट कैसा है। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर का है। तीसरा फैक्टर pH का है, और जो चौथा फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन द सॉल्यूशन। इन सारे फैक्टर्स से इस KSP की वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर J, प्रूव बाय इक्वेशंस व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एडेड टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड क्रोमेट। एग्जाम्पल के जरिए बताना है कि अगर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड क्रोमेट के अंदर सोडियम क्रोमेट डाल दिया तो क्या होगा। तो इसका आंसर इसी के अंदर मौजूद है। अगर हमने लेड क्रोमेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्रोमेट डाल दिया तो कॉमन आयन की वजह से लेड क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ KC कांस्टेंट। Sodium chromate is more soluble than lead chromate, so the sodium chromate ionize in water and give common ion chromate. The increased concentration of the common ion shift the red chromate equilibrium in the backward direction, thus the solubility of lead chromate is decreased. इस कॉमन आयन की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि लेड क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सवाल नंबर K है, अकॉर्डिंग टू द लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैन एक्ट एज एन एसिड। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोरोन ट्राइफ्लोराइड एसिड है क्या नहीं, हमने इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। बोरोन के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p1। ये आखिरी ऑर्बिटल इसका 2 वाला है, और ये 2s है और ये 2p है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, s से 1 इलेक्ट्रॉन इधर p में चला जाएगा। p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड है तो एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देंगे, और ये एक खाली ऑर्बिटल रहेगा बोरोन के एटम के ऊपर, यानी इस बोरोन के ऊपर एक खाली ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल। द बोरोन एटम इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब आखिरी शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था और एक फ्लोरीन की तरफ से कंट्रीब्यूट होगा। आखिरी शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे BF3 के। Since the boron atom has an incomplete octet, it can behave as an electron pair acceptor. अब चूंकि बोरोन ट्राइफ्लोराइड के आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और जो चीज इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करती है वो लीविस एसिड कहलाती है। Thus, the boron trifluoride is the very good Lewis acid and react with many of the Lewis bases, for example, ammonia. अब ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड यहाँ पर एसिड है और अमोनिया बेस के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। ये अमोनिया जो है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बोरोन जो है इस वैकेंट ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके नतीजे में ये वाला कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन जाएगा।
अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान में ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम प्रोवाइड करता है, तो ये डोनेट करेगा और ये बोरॉन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि यस, बोरॉन इज द लीविस एसिड। अगला सवाल है सवाल नंबर L। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन इज 1⁻⁻⁵ मोलर, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। हमें कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बताया हुआ है और हमसे पीएच पूछा गया है। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो 1⁻⁵ मोलर है। पीएच मालूम करने के लिए हमें इसी इक्वेशन की दोनों साइडों पे माइनस लॉग लेना होगा। टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे जब माइनस लॉग लेंगे, माइनस लॉग ऑफ H का मतलब हो जाएगा पीएच, P का मतलब ये होता है माइनस लॉग, और इधर दूसरी साइड पे माइनस लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ हो जाएगा। H+ का कंसेंट्रेशन है 1⁻⁵ और इस वैल्यू का जो माइनस लॉग है वो निकल कर आएगा 5। तो ये थे चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसके बाद हम इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे।